हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो एमए सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स इग्नू से कर रहे हैं, आज हमारी बुक का नाम है MPSE 6। इसको शांति और द्वंद्व अध्ययन भी बोलते हैं। और देखिए, इसमें मैं आपको 2019 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर करा रही हूँ। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली PDF में नहीं रखे। इसमें 2018 और 19 में ही रखे हैं, क्योंकि 2019-18 के ज़्यादा स्टूडेंट्स PDF मांगते हैं, इसलिए तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के भी इसमें मैंने क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किए हैं। तो आपको ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए, इसमें 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है, ये आपकी जो संघर्ष और द्वंद्व करके कुछ आपकी बुक थी, संघर्ष समाज, उसी से रिलेटेड है बुक आपकी, सेम एज इट इज़। बस हल्का फुल्का थोड़ा सा अंतर होगा, बाकी सेम वैसे ही है। क्योंकि अभी देखिए, जो मैं आपको इसमें पढ़ाऊँगी वो आपने पहले भी बुक में पढ़ रखा है। जो आपका हाल अभी एग्ज़ाम हुआ था, लास्ट एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी आया था, जिसमें संघर्ष कुछ करके हैं आपके, संघर्ष समाज करके कुछ बुक है उसमें। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, क्वेश्चन है, वह है शांति के नकारात्मक और सकारात्मक जो आयाम है उसके बारे में बताना है कि शांति नकारात्मक और सकारात्मक किस प्रकार से होती है। तो देखिए, इसका आंसर इस प्रकार से है कि शांति, जो नकारात्मक शांति होती है, उसमें क्या होता है कि पहले तो ये देखिए कि नकारात्मक अशांति में क्या होता है। नकारात्मक अशांति मैंने आपको पढ़ाया था ना कि इसमें तोड़ फोड़ होती है, इसमें कहते प्रत्यक्ष हिंसा होती है ना, फिजिकली जो हिंसा होती है वो इसमें इंक्लूड होती है। तो नकारात्मक शांति में क्या होगा कि जो तोड़ फोड़ होती है, प्रत्यक्ष हिंसा होती है, इसको रोका जाता है इसमें। और इसमें क्या होता है कि युद्ध जो होते हैं उसको रोका जाता है, वार्तालाप के माध्यम से इसको युद्धों को और ये तोड़ फोड़ हिंसा को रोका जाता है। और क्या किया जाता है, और जो आपकी संधियाँ होती हैं, समझौते होते हैं, उस पर जोर दिया जाता है, ताकि इस प्रकार के युद्ध जो है वो ना हो और हिंसा ना हो। ये तो आपकी होगी प्रत्यक्ष हिंसा, इसको मैंने वो भी बता दिया थोड़ा। और इसमें नकारात्मक शांति भी मैंने आपको इसमें बता दी है। अब हम पढ़ेंगे सकारात्मक शांति क्या होती है। और देखिए, सकारात्मक शांति में क्या होता है कि आपको मैंने सकारात्मक हिंसा पढ़ाया था ना, कि उसमें क्या होता है कि मनोवैज्ञानिक तौर पे हम जो इंसान होता है उसको शोषण करते हैं, दमन करते हैं। आपने पढ़ा था ये संरचनात्मक हिंसा में आपको पढ़ाया था, तो उसमें आपने सकारात्मक हिंसा भी पढ़ी होगी कि इसमें क्या होता है कि लोगों को मनोवैज्ञानिक तौर पर, असमानता के तौर पर, भेदभाव के तौर पर हिंसा की जाती है ना। लोगों को मतलब कि मानसिक रूप से उन लोगों को वो किया जाता है, प्रॉब्लम आती है मानसिक रूप से। तो वो ये, अब देखिए सकारात्मक फिर शांति में क्या होगा कि इसमें ये होगा कि जो भी आप इंसान के साथ भेदभाव करते हैं, शोषण करते हैं, इन सबको किस प्रकार से हटाया जाए, इन सब पे रोक लगाई जाए, और सब लोगों में समान वितरण हो हर चीज़ का, और किसी भी व्यक्ति का शोषण ना हो। इन सब चीज़ों के लिए पहल की जाती है, इन सब चीज़ों को रोका जाता है। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और देखिए, इसमें जो प्रत्यक्ष हिंसा होती है उसकी भी अनुपस्थिति होती है, मतलब कि प्रत्यक्ष हिंसा को भी हटाया जाता है। और जो क्या कहते हैं आपकी संरचनात्मक हिंसा होती है उसको भी हटाया जाता है। और इसमें क्या कहते हैं, लोगों का भला किया जाता है, उन्हों को प्रोत्साहित किया जाता है, उन्हों की उन्नति के लिए, विकास के लिए रास्ते निकाले जाते हैं। तो ये आपका इतना हो गया। आगे देखिए, जो केनेथ हैं बॉलेकडग, इन्होंने भी नकारात्मक शांति और सकारात्मक शांति के बारे में बताया है, तो वो भी हम पढ़ लेते हैं इसमें। देखिए, इसमें ये बता रहे हैं कि जो आपके सकारात्मक शांति होती है उसमें क्या होता है। पहले तो सकारात्मक अशांति के लिए ये भी बोल रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि जब लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, वो सब चीज़ें आपको मैंने जो बताई है वो है। तो बोल रहे हैं सकारात्मक शांति में क्या होता है कि जो संघर्ष होता है, संघर्ष की जो व्यवस्था होती है उसका समाधान करते हैं, लोगों के साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, ये सब इसमें बताते हैं जो सकारात्मक शांति है। और जो नकारात्मक पक्ष है उसमें क्या बताते हैं कि जो अभाव होता है, मतलब अशांति होती है, तनाव होता है, संघर्ष होता है, इन सब का अभाव हो, मतलब कि ये सब चीज़ें ना हो। नकारात्मक शांति में आपको पता है ना, युद्ध होते हैं, हिंसा होती है, और क्या कहते हैं उनके पास जिसकी वस्तुओं का अभाव होता है, ये सब होती है नकारात्मक हिंसा में। पर अगर आप जब नकारात्मक शांति देखोगे तो इन सबको हटाना होता है। उसका क्या होता है, प्रयास क्या होता है कि जो लोगों को वस्तुओं का अभाव है उनको पूरा किया जाए, और जो तनाव है उसको ठीक किया जाए, युद्ध है उसको सही किया जाए, युद्ध ना हो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की जाए। तो ये सब वो बता रहे हैं कि नकारात्मक शांति और सकारात्मक शांति में क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, संघर्ष को हटाना चाहिए, भेदभाव जो करते हैं उनको हटाना चाहिए, और नकारात्मक शांति में युद्ध को हटाना चाहिए, मतलब युद्ध नहीं होना चाहिए, जो वस्तुओं के अभाव है लोगों के पास वो पूरा करना चाहिए, ये बता रहे हैं इसमें।
देखिए जो बॉलिंग डग है वो क्या बताते हैं कि जो सकारात्मक शांति है उसको राज्यों के साथ ये सम्मिलित नहीं करते, जो राज्य के कार्य हैं उसके साथ इसको नहीं जोड़ते हैं। और ये बताते हैं कि जो तनाव है और जो संघर्ष है एक जैसा ही मतलब कि अनुमूल्यन होता है, एक साथ वैसे होता है। और बोल रहे हैं इसके विपरीत क्या होता है, जो नकारात्मक शांति होती है उस पर इनके विचार हैं कि शांति और संघर्ष का अभाव माना जाता है। जो नकारात्मक शांति होती है उसमें संघर्ष का अभाव होना चाहिए। और आखिरकार वो बोलते हैं कि आप क्या कहते हैं कि संघर्ष शांति की स्थापना अगर आप करना चाहते हैं तो शत्रु के साथ भी अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, और इस तभी आपकी शांति की स्थापना हो सकती है और संघर्ष पर नियंत्रण किया जा सकता है, तभी आपकी शांति की स्थापना हो सकती है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए अब इसमें हम अवधारणा पढ़ेंगे कि नकारात्मक शांति और सकारात्मक शांति की अवधारणाएं क्या होती है। तो ये जो बॉलिंग डंग है, बॉलिंग डग जो है इन्होंने है ना नकारात्मक शांति और सकारात्मक शांति के लिए कुछ बताए हैं। ये बोलते हैं कि जो नकारात्मक शांति की अवधारणा होती है उसमें क्या होता है, संघर्ष को कम करना, कि जो आपके संघर्ष है उसको कम करोगे तभी आप नकारात्मक शांति की स्थापना कर सकते हो। पर ये बोलते हैं कि इसको समाप्त नहीं होता, मतलब कि जो आपका संघर्ष है ये पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होता है। और दूसरी तरफ ये बोलते हैं जो सकारात्मक शांति से यह अभिप्राय है कि जो आपकी अवस्थाएं होती है उसको स्पष्ट और अस्पष्ट जो प्रभाव होते हैं उससे बचने के प्रयत्न बताते हैं, कि उसके बचने की जो स्थिति होती है उसमें सकारात्मक शांति होती है। मतलब कि जो अवस्थाएं जिसके आपका जो भी भेदभाव करते हैं इन सब की जो भी आपके समाज में अवस्थाएं होती हैं इन सबको दूर करना, मतलब इन सबको जब आप दूर करोगे तो सकारात्मक शांति की भी स्थापना हो जाएगी। और देखिए जो ये है ये आगे क्या बोलते हैं कि जो नकारात्मक शांति और सकारात्मक शांति है ये बहुत हद तक मतलब कि बहुत कम ही एक दूसरे से मिलती जुलती है। क्योंकि देखिए नकारात्मक शांति में तो आप चीज़ों पे नियंत्रण करते हैं, हिंसा को रोकते हैं, पर सकारात्मक शांति में आपको बहुत सारी चीज़ों का प्रयास करना पड़ता है और वो ठीक से हो भी नहीं पाती हैं। तो इसी प्रकार से क्या होता है, और इसमें जो नकारात्मक शांति है उस पर आपके जो संघर्ष होते हैं, नकारात्मक अशांति के अंदर जो संघर्ष होते हैं उसको नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप सकारात्मक शांति की स्थापना कर सकते हैं। अगर सकारात्मक शांति की स्थापना करनी है तो संघर्ष को नियंत्रण करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हमारा नकारात्मक और सकारात्मक शांति होगी। और देखिए बार बार एक ही बात घुमा फिरा के बोल रहे हैं, और ये मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है संघर्ष वाली बुक में कि नकारात्मक अशांति के बारे में पढ़ाया था, तो उसका अपोजिट शांति है। तो आप इसके बारे में लिख के आ सकते हो, और आप इसमें प्रत्यक्षता और रचनात्मक हिंसा के बारे में भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं एक दो लाइन में, और फिर आप उसके बारे में शांति के बारे में लिख सकते हैं कि ये हमको करना चाहिए इसमें, जिससे कि आपका आंसर लेंथी भी हो जाएगा और जो चेकर है उसको अच्छा भी लगेगा चेक करने में कि आपने क्या लिखा है। उसमें पॉइंट वाइज लिखना आप। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हमें परीक्षण करना है कि जो मानव का स्वभाव होता है वो जो स्वभाव से आक्रामक होता है, मतलब कि जो मानव का स्वभाव है वो क्या आक्रामक होता है, इसके बारे में आपको इसमें बताना है। तो देखिए पहले इसका आंसर देखते हैं। तो इसमें मैं पहले आपको बता देती हूँ, 3 इसमें करा देती हूँ, सीधा मैं आक्रामक वाला नहीं करा रही हूँ। इसमें पहले बता देती हूँ कि मानव का स्वभाव शांत होता है, पहले हम ये पढ़ लेते हैं, फिर आक्रामक होता है और फिर उसके बाद सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं। तीनों बता देते हैं, तीनों में से कोई भी आएगा तो आप लिख सकते हो। तो मैं शॉर्ट में इसको समझा देती हूँ। देखिए मानव का स्वभाव जो है शांत होता है, तो इसमें हम ये लिखेंगे कि जो मानव का स्वभाव होता है बहुत अच्छा और शांत होता है, क्योंकि वो सोच विचार के सारी चीज़ें करता है, उसके पास बुद्धि होती है जिससे वो सोच विचार कर सकता है और वो अपना अच्छा बुरा सब समझता है। और मानव जो होता है बहुत अच्छी उसका होता है, मतलब कि प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है। वो ऐसी प्रकृति का होता है जिसमें कि वो किसी से नफरत नहीं करता, किसी का बुरा नहीं चाहता, और जो होते हैं दुख सुख में लोगों का साथ देते हैं। मतलब कि जब आपसे पूछा जाए कि मानव का स्वभाव शांत होता है तो आपको उसके बारे में सब अच्छा लिखना है कि मानव बहुत अच्छा होता है, वह दूसरों की हेल्प करता है, वो अपना अच्छा बुरा सब जानता है, इसलिए वह शांत स्वभाव का होता है, वो लड़ाई झगड़ा नहीं करता फालतू में। मतलब कि ये सब चीज़ें आप इसमें अच्छी लिख सकते हो। तो शांत हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे मानव का स्वभाव जो है वो कहते हैं आक्रामक होता है, ये भी हमें पढ़ना है। अब आक्रामक ही होता है मानव का स्वभाव, मतलब कि लड़ाई झगड़ू लड़ाकू टाइप का जिसे हम बोलते हैं वो, तो बोलते हैं हाँ ये भी होता है, क्योंकि इसमें अब आपको बुराई करनी है मानव की, क्योंकि इसमें बोल सकते हैं मानव जो होता है
वह अपनी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, मतलब कि अपने विकास करने के लिए या फिर अपनी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए वो संघर्ष भी करता है, आक्रामक भी हो जाता है, लड़ाई झगड़ा भी करता है, युद्ध भी करता है, हिंसक भी हो जाता है। ये सब चीज़ें इसमें आपको लिखनी है। और इसमें ये भी लिखना है कि मानव के जिसके मानव जो ईश्वर हैं वो उनकी क्षमता के अनुसार उनको चीज़ें देता है। मतलब कि ईश्वर जो है वो, इसमें ये बोला जाता है कि ईश्वर देखता है, जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो ईश्वर देख रहा है। हम अगर दुख भोग रहे हैं तो इसका मतलब हमने कर्म अच्छे नहीं किए होंगे, अगर हम सुख भोग रहे हैं तो इसका मतलब हमने कर्म अच्छे करेंगे। तो ये वाली लाइन भी इसमें है, ये आपको ऐड करनी है इसी में। और देखिए बौद्ध धर्म में क्या बताया गया, अगर आपको दुख और संघर्ष पैदा होते हैं तभी क्या होता है, इंसान आक्रामक ही होता है। तो आपको क्या करनी है कि अपनी जो इच्छाएं होती है उसको नियंत्रित करना चाहिए। अगर जब आप अपनी इच्छाओं को अनियंत्रित कर देते हो और आपको सब चीज़ चाहिए होती है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सब चीज़ का लोभ होता है, लालच होता है, तो क्या होता है कि इंसान के अंदर संघर्ष उत्पन्न होता है, इंसान जो है आक्रामक ही बन जाता है और हिंसा करने लग जाता है। तो बौद्ध धर्म में बोलता है कि आप अपनी चीज़ों को लिमिट में करो, मतलब कि लिमिटेशन में से रहो, आप अपनी इच्छाओं को ना बढ़ाओ, जिससे कि आप क्या रहोगे, शांत रहोगे एकदम, और हिंसा भी नहीं होगी, अहिंसक प्राणी बन जाओगे। तो इसमें तो बौद्ध में बता रहे किस प्रकार से लोगों को रहना चाहिए और एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। और इसमें ये भी बता रहे जब इंसान सुविधाओं से वंचित रहता है और जब सुविधाएं उसके पास नहीं पहुंच पाती, जब इंसान आक्रामक ही हो जाता है, तब इंसान क्रोध करने लग जाता है, संघर्ष करता है। तो मतलब कि आपको बस इसमें ये बताना है कि इंसान क्रोध क्यों करता है, मतलब कि वो लड़ाकू क्यों बन जाता है, तो उसके बारे में आपको लिख देना है। इसमें पहले कुछ चीज़ें अच्छी लिखनी है मानव के बारे में कि वो ऐसा ऐसा है, फिर आपको लिखना है कि जब उसके पास ये चीज़ें नहीं पहुंचती है तो वो आक्रामक ही बन जाता है, उसका व्यवहार जो होता है लड़ाकू बन जाता है। और जो मैंने अभी आपको बौद्ध धर्म के बारे में बताया, उन्होंने क्या बताया ये भी लिखना है। और जो ईश्वर के बारे में बताना कि यहाँ जो मनुष्य है उसकी जो परंपरा है उसमें हम ये सोचते हैं कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसे ही हम भोगते हैं, वैसे हमें दुख या सुख प्राप्त होते हैं, सब इसमें लिखना है। अब इसके बाद बता रहे हैं मानव का स्वभाव जो होता है वो सामाजिक परिस्थितियों के कारण बदलता है। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें बोलते हैं कि जैसी परिस्थितियाँ होंगी वैसा ही आपका स्वभाव होगा। मतलब कि इसमें कोई इंसान अच्छा या कोई इंसान बुरा नहीं होता, सब समान होते हैं, क्योंकि वो उसकी परिस्थिति पे डिपेंड करता है। अगर कोई इंसान आपको अच्छा लग रहा है वो इसलिए क्योंकि उस टाइम की जो परिस्थितियाँ वो उसके अनुकूल हैं, तो इसलिए सब अच्छा है। और कोई इंसान आपको बुरा लग रहा है वो इसलिए क्योंकि उस टाइम की परिस्थितियाँ उसके प्रतिकूल हैं। ठीक है, तो इसमें बस यही है कि इंसान जब बुरा व्यवहार क्यों करता है, जब उसके साथ बुरा हुआ होता है, जब वो संघर्ष करता है तो वो बुरा व्यवहार करता है। अगर उसके साथ सब अच्छा होगा, उसको सब चीज़ मिलेंगी और जो भी वो चाहता है वो सब चीज़ पूरी होगी, तो वो अच्छा व्यवहार करेगा। तो इसी में बस यही सब 3 चीज़ें जो मैंने आपको बता दी। पहले तो शांत व्यवहार का होता है मनुष्य, उसके बारे में अच्छा लिख देना। फिर आक्रामक ही होता है मनुष्य, तो उसके बारे में पहले थोड़ा अच्छा, फिर सब बुरा लिखना है, नेगेटिव लिखना है। मतलब और जो समाज के अकॉर्डिंग इंसान का व्यवहार होता है उसमें आप समाज के अकॉर्डिंग लिख सकते हो कि कैसे होता है स्वभाव। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है और मैं वीडियो पोस्ट कर दूँगी तो आप इसको पढ़ भी सकते हो। क्योंकि देखिए मैंने आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ईजी हैं। आपको अगर मैं समझा दूंगी ओवरऑल तो आप इसमें और भी चीज़ें बना के लिख सकते हैं। ये वाली बुक जो आपकी इजी है, इसको समझाते हैं आप पढ़ भी लोगे इजीली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अंतर सामाजिक संघर्ष के बारे में बताना है। जो अंतर सामाजिक संघर्ष होता है उसके बारे में बताना है कि समाज के अंदर जो संघर्ष होता है। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए अंतर सामाजिक संघर्ष क्या होता है, आपको समझ आ रहा है नाम से, अंतर मतलब अंदर में, सामाजिक संघर्ष जो समाज के अंदर जो संघर्ष होता है उसके बारे में। तो देखिए समाज के अंदर संघर्ष कब होता है, जब जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर जब संघर्ष होता है, जब 2 समुदाय के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है तो वो सामुदायिक संघर्ष कहलाता है, समाज का संघर्ष। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति की प्रमुख भूमिका होती है, क्योंकि व्यक्ति के कारण, मानव के कारण ही इसमें संघर्ष उत्पन्न होता है। जो लड़ाई झगड़ा है वो मानव के द्वारा होता है। जो मानव की जो प्रकृति होती है वो इस प्रकार से होती है कि वो संघर्ष करने लग जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो आपके क्षेत्रों के ऊपर संघर्ष होता है, जिसके आपका क्षेत्र जो हो गया, जगह जो होगी उसके ऊपर संघर्ष होने लग जाएगा, संपत्ति के ऊपर संघर्ष होने लग जाएगा, उस पर हिंसा होने लग जाएगी। तो देखिए संघर्ष तो आपको पता है, जो लड़ाई झगड़ा संघर्ष ये तब क्यों होता है, जिसकी आपकी संपत्ति के ऊपर होती है कि आप बोलोगे नहीं ये हमारी संपत्ति है, हम बोलेंगे नहीं ये हमारी है। तो इस पर जो दावे करते हैं उसके बीच में हिंसा होने लग जाती है, तो वो संघर्ष का रूप ले लेती है बाद में। इसी प्रकार से परिवार में क्या होता है कि जो परिवार के परिजन होते हैं, जो वरिष्ठ लोग होते हैं, जो
थोड़े बूढ़े टाइप के लोग होते हैं, ओल्ड एजर, तो उसमें हमारे बीच में संघर्ष होता है क्योंकि हमारी सोच नहीं मिलती है उन्हों के साथ। तो ये संघर्ष किसी भी प्रकार से हो सकता है, जहाँ पे आपकी सोच ना मिले किसी के साथ, समझ लीजिए वहाँ संघर्ष उत्पन्न हो रहे हैं, जब आपकी विचारधारा नहीं मिलती है। तो संघर्ष में बस इतना ही है कि आंतरिक संघर्ष, ये आपको मैंने पहले बताया कि व्यक्तियों के मध्यम संघर्ष, इसमें ये बताएं। फिर मैं अब आपको बताती हूँ आंतर सामाजिक संघर्ष के कारण, कि इसके कारण क्या होते हैं। देखिए इसमें बता रहे हैं कि जब परिवार में हमारे जब मतभेद हो जाते हैं, वाद विवाद हो जाते हैं, ये संघर्ष का पहला कारण बनता है। आपको पता है ना कि घर में भी हमारे मतभेद हो जाते हैं, किसी के साथ पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिलते उस टाइम पे, तो हमारे संघर्ष उत्पन्न होता है। और जैसे कि आपके कबीले में हो जाते हैं संघर्ष, तो कबीले में होते जैसे कि जल संसाधन को लेके हो गया आपका, कि किसी को ज़्यादा जल मिल गया, किसी को कम मिल गया, किसी को जो चरहा मतलब कि जो जानवर होते हैं उनको चराते हैं ना जाके, तो उनों के बीच में संघर्ष हो गया। फिर कुएं के पानी को लेके संघर्ष हो गया, नदियों को लेके संघर्ष हो गया। ये सभी संघर्ष आपके अंतर सामाजिक संघर्ष में आते हैं। बस इसमें आपको ये बताना कि समाज के अंदर जो भी आपके हिंसक होती है, लड़ाई झगड़ा होते हैं, संघर्ष होते हैं, जिस भी टॉपिक पे होते हैं सब आपको इसमें लिख देने हैं कि किस किस चीज़ को होते हैं। जैसे जाति को लेके, भाषा को लेके, है ना, और साधन को लेके होते हैं कि मेरा साधन है, इसमें तूने हक कैसे जमा लिया, या फिर जाति हमारी है, हम आपसे ऊंचे धर्म के हैं, आप नीचे हो, मतलब ये सभी चीज़ें। भाषा को लेके आ जाते हैं कि बोलते हैं कि ये राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए, फिर समाज में बोलते हैं आप ये भाषा का यूज़ करें। और जो थोड़ी निचली कास्ट के लोग होते हैं उनके बीच में संघर्ष हो जाने लग जाता है। जो ब्राह्मण लोग होते हैं छुआछूत करते हैं, उसमें संघर्ष होता है। आपके गांव में जाके देखेंगे तो वहाँ पे भी संघर्ष होता है, गांव में भी, है ना, किसी न किसी चीज़ को लेके, छुआछूत को लेके, कुएँ का पानी लेके या नदियों के उसमें। और देखिए आगे बता रहे हैं कि आम तौर पे क्या होता है कि संघर्ष जो होता है ये एक खतरा उत्पन्न करता है। जो संघर्ष होता है यही तो एक हिंसा का कारण बनता है। पहले आप में मतभेद तो होता है शुरू में, फिर वो हिंसा बनती है और फिर वो खतरनाक या भयानक रूप ले लेती है। तो वो सब इसमें बता रहे हैं। और इसमें सभी प्रकार के मानव आते हैं, मानव ही इसमें संघर्ष उत्पन्न करेंगे। ये तो है नहीं कि जो पशु पक्षी हैं वो संघर्ष करेंगे, तो मानव इसमें संघर्ष उत्पन्न करते हैं, मानव के द्वारा ही संघर्ष होता है। देखिए अब इसमें ना राज्य की बात हो रही है। ये बोले जो अंतर सामाजिक संघर्ष है इसमें राज्य की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए राज्य की जो परिभाषा ये ईस्टर्न से आई है कि ईस्टर्न के जो विचारक हैं उन्होंने यहाँ पे बताया कि राजनीतिक एक अहम भूमिका निभाती है आपके संघर्ष में भी। क्योंकि इसमें क्या होता है कि देखिए जो आपका राजनीतिक है, जो समाज है, उसमें क्या होता है कि राज्य में एक आपका अधिकारी होता है। वो अधिकारी ये तय करता है कि क्या होगा राज्य में और क्या नहीं होगा, और वही अधिकारी किसी को ज़्यादा लाभ दे देता है, किसी को कम लाभ दे देता है। तो उसके कारण क्या होता है कि जिनके पास कम लाभ है और जिनके पास ज़्यादा लाभ है उन दोनों के बीच में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। तो ये संघर्ष किस लिए होता है कि लोग जो होते हैं आशा लगाते हैं। देखिए जब हम किसी चीज़ से कुछ आशा लगाते हैं, होप लगाते हैं और वो चीज़ नहीं होती तो हमारे मन में संघर्ष उत्पन्न होता है या फिर क्रोध की भावना आती है। इसलिए इसमें भी ये बता रहे जिसके पास ज़्यादा लाभ हो रहा है और किसी को कम हो रहा है, जिसको कम हो रहा है वो आशा लगा के बैठा है कि मेरे को भी बराबर का हिस्सा मिलेगा, मेरे को भी ज़्यादा मिलेगा, जो भी प्रॉफिट है, लाभ है, परंतु नहीं मिलता तो उसकी आशा टूट जाती है, तो संघर्ष उत्पन्न होता है। तो राज्य के अंदर इस प्रकार से संघर्ष होता है क्योंकि एक अधिकारी होता है, वो ही सब कुछ निर्णय लेता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो वो सब चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं कि ये जो संघर्ष का जो आंतरिक संघर्ष है ये इसका इतिहास बहुत पुराना है। ये इतिहास मतलब पुराने टाइम से चलता आ रहा है। और बोल रहे कि गाँव में, कबीले में और जो परिवार होते हैं ज़्यादातर यही होते हैं, जो बड़े बड़े समुदाय होते हैं इसमें औपचारिक रूप से क्या होता है कि अलग अलग ऐसे ही तरीके और ऐसे ही तरीके से विभाजन किया जाता है जिससे कि संघर्ष उत्पन्न होता है और लोगों की आशाएं टूट जाती हैं और फिर संघर्ष का परिणाम बनती है। तो ये तो आपका था आंतरिक सामाजिक संघर्ष। तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें बना के लिख सकते हैं, ये भी बहुत ईजी टॉपिक है। बस आपको पता होना चाहिए कि हमारे समाज में किसको लेकर संघर्ष होता है, किसको लेकर लड़ाई झगड़ा हिंसा होती है। आप सब लिख के आ जाओ, आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि युद्ध पे यथार्थवादी जो दृष्टिकोण है उसके बारे में बताना, और ये इंपॉर्टेंट भी आपका। और देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं भी आपको कराऊंगी। तो यथार्थवादी दृष्टिकोण पहले हम पढ़ लेंगे, युद्ध पे यथार्थवादी दृष्टिकोण क्या है। तो उसका आंसर इस प्रकार से है। देखिए इसमें बताया गया है कि जो आदर्श दृष्टिकोण होता है, आदर्शवादी दृष्टिकोण होता है, उसमें तो इसमें किस पे जोर दिया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून होता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है और जो पारस्परिक निर्भरता और संयोग, इस पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। परंतु जो यथार्थवादी
यथार्थवादी दृष्टिकोण है, इसमें किस पे जोर दिया जाता है कि शक्ति होगी, जो आपकी राज्य की शक्ति होती है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, और जो आपका राष्ट्रीय सुरक्षा पहलू होते हैं इस पे, और आक्रमणकर्ता जो होते हैं, और विवाद और युद्ध पे, इन सब चीज़ों पे जोर दिया जाता है ज़्यादा। तो देखिए इसी प्रकार से जो मॉर्गनथाउ हैं उनके यथार्थवादी सिद्धांत पे 6 कुछ और लिखे गए हैं, 6 सिद्धांत उन्होंने दिए हैं, तो वो उसको हम पढ़ लेते हैं अभी। और देखिए एग्ज़ाम में अगर आपका आएगा तो 10 मार्क्स का ही आपका आएगा ही नहीं, क्योंकि इसके आंसर ही बहुत छोटा सा है, इसलिए बुक में भी बहुत छोटा है, तो इसलिए आपका ये जो है ये 5 नंबर में ही आ सकता है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। पहला सिद्धांत है कि बोलो जो राजनीतिक क्षेत्र होता है वो मानव संबंधित किसी भी अन्य क्षेत्र की स्वतंत्रता होती है, और इसके अपने जो होते हैं खुद के वैचारिक मानक होते हैं, और राज्य का जो व्यवहार है उसका जो मूल्यांकन करते हैं उसका विशिष्ट मापदंड भी होता है। कि इसमें बस यही ओवरऑल है कि जो राजनीतिक क्षेत्र होता है उसका जो मानव संबंधित अन्य क्षेत्रों में भी स्वतंत्रता प्राप्त होती है, मतलब उसको मानव जो होता है वो राजनीतिक क्षेत्र में तो संबंधित है ही, और बहुत सारे क्षेत्रों से संबंधित है मानव। और बताते हैं आगे कि जो है वैचारिक मानव जो होता है मानक, इसमें क्या होता है व्यवहार का मूल्यांकन अलग अलग विशिष्ट मापदंड भी हैं। को जो वैचारिक मानक होता है ये आप क्या कहते हैं व्यवहार का और मूल्यांकन का क्या कहते हैं मापदंड भी करता है। और सेकंड में जो राजनीति का मूल्य होता है वो स्थायी और अपरिवर्तनशील मानव स्वभाव है, कि राजनीति का जो मूल्य जो होता है राजनीतिक का मूल्य जो होता है वो क्या होता है कि स्थायी होता है और अपरिवर्तनशील होता है। जो मानव का स्वभाव होता है वो परिवर्तन नहीं होता। और क्या क्या चीज़ें हैं जो परिवर्तन नहीं होती हैं, जैसे कि आपका स्व केंद्रित हो गया, या फिर स्व संबंधी हो गया, या फिर स्वहित भी हो गया। ये तीनों चीज़ें इसमें देखिए थोड़ी लैंग्वेज जो थोड़ी सी टफ है, ये आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही लिखनी पड़ेगी थोड़ी, क्योंकि इसमें कोई अलग से आप लिख नहीं सकते हैं। तो आपको ये मैं पोस्ट कर दूँगी, प्लीज़ आप इसको पढ़ लेना थोड़ा। देखिए अब थर्ड में बता रहे हैं कि जो व्यक्ति है वो विशेष नैतिक प्रभाव पड़ते हैं, कि जो व्यक्ति है वो तो उसका ठीक है नैतिक प्रभाव पड़ते हैं, परंतु लेकिन जो राज्य है उसका नैतिक अभिकर्ता नहीं है। कि जो नैतिकता जो होती है आपको पता है नैतिकता सोच विचार से अच्छे कार्य जिसमें होते हैं, तो नैतिकता अभिकर्ता नहीं होता राज्य में, परंतु मानव में होता है। क्योंकि जो उसके कार्य होते हैं राज्य के वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं, जो उसके राष्ट्र के उत्तरजीविका के मापदंड के अनुसार उसके कार्य होते हैं। इसलिए जो आपका राज्य है उसमें कोई नैतिकता नहीं रखते हैं, वो अनुसार कार्य करते हैं, राज्य के अनुसार जो उसमें उत्तरजीविकता होती है, मतलब कि जो आपकी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग कार्य होते हैं। परंतु मानव तो नैतिकता का मतलब कि नैतिकता का प्रभाव होता है मानव पे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें बोला कि हालांकि ऐसे तो होता है कि जो राज्य है वो नैतिकता का जामा पहनाने की कोशिश करता है कि हाँ मैं नैतिकता हूँ, राज्य ऐसा साबित करता है, परंतु इसका जो प्रयोजन लाभ प्राप्ति और वैधता प्राप्त करना तथा राज्य के राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाना है। कि इसका कार्य क्या है राज्य का, कि जो राज्य के हित है उसको आगे बढ़ाना है, और वैधता जो होती है वैध जो चीज़ होती है उसको प्राप्त करना है। ये सब चीज़ इसमें है। नेक्स्ट देखिए, और देखिए जो राजनीति होते हैं उसके मूल शक्ति के लिए संघर्ष होता है। आपको पता है ना कि सत्ता पाने के लिए संघर्ष करते हैं लोग, वो सब चीज़ें इसमें बताए जा रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक जो विशेषता होती है राज्यों को राष्ट्रीय शक्ति के लिए संघर्ष करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तौर पे भी क्या कहते हैं आप सत्ता पाने के लिए संघर्ष करते हैं, और राजनीतिक तौर पे भी सत्ता पाने के लिए संघर्ष किया जाता है। और नीचे बता रहे हैं और बल्कि जो राज्य की शक्ति है उसका जो स्वभाव है सुनिश्चित नहीं है, कि एकदम सुनिश्चित नहीं है कि हाँ यही होगा। वो समय के साथ और स्थान के साथ परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। जो राज्य का स्वभाव है वो बदलता रहता है हितों को देख के, कि हित जहाँ पे होंगे उनकी और परिकल्पना जहाँ होगी वहाँ उसको देख के वो बदल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा समाप्त होता है। आगे देखते हैं। इसमें बस यही है कि राज्य की बात ज़्यादा हो रही है, कि राज्य जो होता है वो किस प्रकार का होता है, शक्ति पाना चाहता है, जो राजनीतिक होती है उसमें शक्ति पाने के ऊपर बात हो रही है। ये सब चीज़ें इसमें, और इसमें क्या कहते हैं संयोग की बातें नहीं होती, इसमें शक्ति की बात होती है, सत्ता को प्राप्त करने की बात होती है। बाकी मैं पोस्ट कर दूंगी, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। देखिए आदर्शवादी दृष्टिकोण में क्या बता रहे हैं, इसमें मानव की अच्छाई बताई जा रही है। देखिए यथार्थवादी में तो ये बता रहे हैं कि मानव जो होता है वो सत्ता को प्राप्त करना चाहता है ना, कि उसकी बुराई है समझ लो उसमें,
में, और ये भी और राज्य की भी बात की है, शक्ति की बात हो रही है उसमें। पर आदर्शवादी में क्या होता है कि मानव की अच्छाई बताई जा रही है कि मानव जो होता है बहुत अच्छा होता है, वो बहुत अच्छे व्यवहार का होता है, उसको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं होता, और क्या होता है कि वो एक अच्छा मतलब कि व्यवहार और अच्छे आचरण का होता है। परंतु जब उसमें संरचनात्मक जब हिंसा आ जाती है, संरचनात्मक अशांति फैलती है, तो क्या होता है कि संघर्ष का कारण उत्पन्न होता है, और फिर क्या होता है कि जब ये संघर्ष उत्पन्न होता है तो युद्ध में बदल जाता है, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में, और इसको रोकना, इसको टालना बहुत मुश्किल होता है, असंभव सा हो जाता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि मानव के क्या कहते हैं कानून के पक्ष घर में रहना चाहिए, कि कानून का पालन करना चाहिए, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं। और बोल रहे कि ये जो युद्ध होते हैं ये क्यों होते हैं, जब हम सशस्त्रकरण की होड़ करते हैं, मतलब कि जो हथियार है उसकी होड़ करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, ये सब इनों की जड़ें होती हैं। तो इन सबको हमें रोकना चाहिए, ताकि आप शस्त्रों को रोकोगे, नियंत्रण करोगे, तो क्या होगा कि निशस्त्रीकरण का आप समर्थन करोगे, युद्ध नहीं होगा, मानव का स्वभाव हमेशा अच्छा बना रहेगा। तो इसमें ये सब चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है युद्ध के मार्क्सवादी विचारधारा। तो मार्क्सवादी विचारधारा पे भी पूछ सकता है। देखिए मार्क्सवादी में क्या बताते हैं, मार्क्सवादी विचारधारा वाले बोलते हैं कि जो आपका ये जो राज्य की संरचना है ना, इसमें क्या होता है कि ये इस खाली जो पूंजीपति वर्ग है उसको सपोर्ट करते हैं। जो आपका राज्य होता है एक उसको सपोर्ट करता है पूंजीपति वर्ग को, और गरीब वर्ग को ये सपोर्ट ही नहीं करता है। और इसलिए इसमें क्या होता है कि आर्थिक चीज़ों को ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि उसमें अमीर को ज़्यादा जोर दिया जाता है, अमीर लोगों को, तो आर्थिक लोगों को भी जोर दिया जाता है, और जो गरीब लोग होते हैं वो संघर्ष करते रहते हैं खाली। तो इसलिए ये जो युद्ध का कारण है ये खाली राज्य के कारण नहीं होता, राज्य के ऊपर नहीं होता। युद्ध इसलिए होता है क्योंकि कहते हैं समुदाय, मतलब कि दो समुदाय बन जाते हैं, एक तो पूंजीपति वर्ग होते थे, एक दूसरा गरीब वर्ग जो हो जाता है, सरहारा वर्ग जो होते हैं, जो सब चीज़ों को सहता रहता है। तो बोल रहे हैं कि युद्ध का मेन कारण क्या है कि जो गुटों में बन जाते हैं ना अलग अलग, उसमें जो शोषण होने लग जाते हैं गरीबों के साथ, उसलिए ये युद्ध होते हैं। उसी प्रकार से बता रहे जब प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें भी ये था कि पूंजीपति वर्ग जो थे, अमीर देश जो थे वो एक तरफ थे, गरीब देश एक तरफ थे, तो उसमें संपत्ति को लेके लड़ाई झगड़ा था। तो वो ये सब बता रहे हैं कि जो राज्य की शक्ति होती है उसको लेके नहीं होता, ये संपत्ति को लेके होता है। जो अमीर जो देश होते हैं वो ज़्यादा अपना कब्जा दिखाते हैं, दबदबा चलाते हैं। उसी प्रकार से जो औपनिवेशिक है, उपनिवेश है, इसमें भी ये सब चीज़ें हैं कि वो किस लिए उनको कब्जित करते हैं आर्थिक रूप से, कि उन्हों की संपत्ति को हड़प लें और क्या कहते हैं अपना मतलब अपना सोचते हैं और अमीर बन जाएं। तो मार्क्सवादी जो है ये खाली गरीबों के लिए सोचते हैं, जो समाज में बिछड़े वर्ग होते हैं, गरीब होते हैं, जिन्हों को हर सुविधा से जो वंचित होते हैं उन्हों के बारे में सोचते हैं। तो ये हमारा मार्क्सवादी दृष्टिकोण है। और ये सब मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसलिए बता रही हूँ कि ये छोटे में ही आएगा और आप इसमें लिख भी सकते हैं। देखिए समझ ले एक के बारे में आपका पूछ लिया तो आप सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दीजिए और फिर उसके बारे में एक्सप्लेन करिए जिसके बारे में पूछा गया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तुलना करके भी वहाँ लिख सकते हैं ताकि आपका आंसर भी बड़ा हो सके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे युद्ध के बारे में कि युद्ध की परिभाषा क्या है, युद्ध होता क्या है वो पढ़ लेते हैं हम। देखिए युद्ध कब होता है, पहले तो देखिए युद्ध की जो परिभाषा है उसमें क्या है, विरोधाभास है, क्योंकि युद्ध की जो परिभाषा सही से आपको मिली नहीं है। युद्ध दो विरोधाभासी नीतियों के अनुपालन करने वाले हैं, मतलब कि इसमें सही से पता नहीं है। और इसमें बस ये होते हैं कि कहते हैं शक्ति का उपयोग करना है। युद्ध में क्या होता है कि शक्ति का उपयोग किया जाता है, दूसरे जो वर्ग होता है उस पर अपनी बातें थोपी जाती हैं और ये सोचा जाता है कि वो हमारी बातों को मान ले, तब ये युद्ध का कारण बनते हैं। और जब आप जनजातीय अथवा जो राष्ट्रीय नीति होती है उसमें जब सैन्य बल का प्रयोग करते हैं तब युद्ध उत्पन्न हो जाता है। जब आप सैन्य बल का यूज़ करेंगे, ये सब चीज़ करेंगे तब। और जब हम कूटनीतिक, आर्थिक और प्रचार के साथ साथ सैनिक स्तर पर लड़ा जाता है। देखिए क्या होता है कि जो युद्ध होते हैं उसमें क्या होता है कि कूटनीतियाँ बनाई जाती हैं और आर्थिक और प्रचार के साथ लड़ा जाता है कि जिसके आपने देखा ना दो देशों का युद्ध होता है तो बहुत सारे देश उनके साथ मिल जाते हैं ना, तो प्रचार करते हैं कि हमारे साथ मिल जाइए आप आगे। और इसमें सैनिक लड़ाई लड़ी जाती है सैनिक रूप से। और ये जो युद्ध होते हैं इसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा, इसमें एक की विजय होती है, एक की हार होती है और बहुत ज़्यादा हानि पहुंचती है। ये सब चीज़ें युद्ध में बताई जा रही हैं। और युद्ध के कुछ कारण मैं आपको बता देती हूँ। युद्ध होते क्यों हैं, क्योंकि देखिए सत्ता की प्राप्ति को लेके होते हैं। जब सत्ता का सही से वितरण नहीं होता तब युद्ध होते हैं। जब आर्थिक रूप से सही से चीज़ों का वितरण नहीं होता तब युद्ध होते हैं। और जब खनिजों का सही से वितरण नहीं होता, गड़बड़ी कर देते हैं, तब
युद्ध होते हैं, और क्या कहते हैं जब चीज़ों अधिकार सही से लोगों को नहीं मिलते और परमाणु परीक्षण होता है, ये सब चीज़ें ये युद्ध का कारण बनती हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई हो। और देखिए इसमें जो आपको टफ़ लग रहा है उसको आप दोबारा पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, नहीं तो आप पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। और देखिए हमारी वीडियो ही समाप्त होती है। इसमें मैंने आपको 2019 का क्वेश्चन पेपर किया है, इसका पार्ट 2 भी कराऊंगी। अभी आधे क्वेश्चन ही हुए, थोड़े और क्वेश्चन रहते हैं, फिर उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूँगी फिर 2018 का। और देखिए मैं थोड़ा लेट हो रही हूँ, उसके लिए सॉरी, बट मैं जल्दी आपके लिए वीडियो अभी बना दूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।